इस जगह जहाँ हम बैठे हैं बड़ी तारीखी जगह है। देहात मौलसरी में नौतरा, और कभी किसी जमाने में यहीं बैठते थे, एक तिपाही और हमेशा एक हाथ में किताब। अरे भी बहुत मशहूर है कि जब सबक याद नहीं होता था, कोई इबारत समझ में नहीं आती तो तलबा ये आते थे, बैठते थे, और हम लोग भी ऐसा करते थे कई मरतबा। सबकी अपनी वजूहत होती थी। ये जो पंजुम की दरसगाह थी मेरी, कौन सी आपकी दरसगाह थी? कोने वाली, और बीच वाली खशम की दरसगाह थी। तो बड़ी यादें हैं और बहुत सारी खुसूसियात हैं ज़िले की। अपनी रूहानी खुसूसियात को ही इस तरह से करेंगे। ये जो अभी कालीन दिख रहे हैं, पहले एक मोटी दरी होती थी। अच्छा, यानी अगर आप इसमें सो गए तो यहाँ पे छाप पड़ जाता था। फिर भी एक और तिपाही होती थी लकड़ी की, हमेशा किताब लेके आते थे। और पूरे दारूल में एक ही जगह थी जहाँ पर पंखा चलता लाइट जाने के बाद। मतलब लाइट जाने के बाद आमतौर पे सिर्फ लाइट जलती है ना बिल्डिंगों में, लेकिन यहाँ पंखा चलता था। तो अक्सर यहाँ बहुत भीड़ रहती थी। कुछ बच्चे वो थे जो बड़े नफासत की जिंदगी में थी और बहुत सूफियानापन था, तो वो लोग यहाँ हैदत से पढ़ने आते थे, सबक याद हो जाएगा। और हमारा मसला था कि दरसगाह यही है, सारे मिलने जुलने वाले यही, तो बस ऐसे पढ़े रहते थे। बड़ा वो समझिए अचानक से यहाँ बैठकर 12-13 साल पुरानी जिंदगी। कितने साल रहे आप दारुल में? तकरीबन 8 साल समझ लीजिए, 1 साल। 8 साल? हाँ। कब आए थे? मैं आया था अराउंड 2002 में। फिर 1 साल हमारा जो है ये इखराज हो गया। हाँ, किस बात के लिए? तो शरारत की थी आपने? शरारत तो नहीं, उससे अटेंडेंस जो है उस टाइम वहाँ अशदुद्दीन साहब जो है बड़े सख्त होते थे, तो मेरा बकरीद चश्माई से पहले अटेंडेंस मुकम्मल नहीं हुआ। नाज़िम तालीमात मुनाशिर मदनी थे आपके जमाने में? तो बड़ी अच्छी जिंदगी थी, बहुत खूबसूरत जिंदगी। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ, आपकी भी यादें होंगी काफी। मैं चाहता हूँ पहले आपका इंट्रोडक्शन करा दूं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शम्स तबरेज़ कासमी, और ये जो आपको दिख रहे हैं यहाँ बैठे हैं, ये है जनाब सुहेल अख्तर कासमी। इंटरनेशनल सहाफ़ी हैं, अल जज़ीरा, अल अरबिया और दीगर इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस के साथ आप वाबस्ता हैं, और इंडिया की जो सही नुमाइंदगी होती है पूरी दुनिया में, तो उसमें सुहेल भाई का नुमाया किरदार है। और हम दोनों की जो खास बात हुई है कि ये दारुल उलूम देवबंद के फारिग हैं साल 2009 के, और मैं 2009 में दारुल उलूम देवबंद में आया था, और 2012 में मेरी फरागत थी, 2014 तक मैं रहा। और जब मैं दारुल उलूम देवबंद में पढ़ रहा था और दिल कर रहा था मीडिया में जाना है, तो मैं अपने नौजवान कासमियों में जिनको सबसे ज्यादा देखता था वो सुहेल भाई, इनकी रिपोर्ट आती थी। और इस वक्त हम लोग देवबंद की सरजमीन पर मौजूद है, दारुल उलूम देवबंद में है, और ये जो जगह जहाँ बैठे हैं इसको 9 दरा कहा जाता है, 9 दरवाजे हैं, और इसकी अपनी एक तारीख है। इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, फिलहाल जो यादें हैं यहाँ की उसको बाद। तो आप कुछ बता रहे थे सुहेल भाई? मुझे लगता है पूरे दारुल उलूम में कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर आपको बहुत दिलचस्प कहानियां हैं जिसकी, लेकिन ये जो इहाता है ना सबसे अहम है ना, सबसे अहम। और मुझे लगता है कि दारुल उलूम से पढ़ने वाले बच्चों की जिंदगी के लिए जी, जिन्होंने सानविया से उलिया तक आए, तो उनको फिर एक रब्त जो है, सानविया में आपको सख्ती होती है, इस तरीके से आप घूम नहीं सकते। उलिया में जैसे आते हैं आप इधर ही आते हैं, तो आजादी मिल जाती है, जैसे आप स्कूल से कॉलेज में आ गया, फिर कॉलेज से यूनिवर्सिटी में चले गए। उसके बाद होता है कि उलिया में आते ही आपको ना एक मैच्योरिटी का एहसास होता है, फिर आपकी एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं, लिखने पढ़ने की, आप और भी थॉट प्रोसेस आपका चेंज हो जाता है। क्योंकि जब आप उलिया में आते हैं तो जो असातिज़ा होते हैं वो आपको दूसरे तरीके से पढ़ाते हैं, वो सबक याद करने से नहीं पढ़ाते, समझाते हैं। तो पंजुम की दरसगाह होती थी वो, तो मेरे लिए इन दरसगाहों में तो बहुत अच्छी यादें हैं, और यहीं तक जिंदगी महदूद थी हमारी। लेकिन मुझे याद है कि मुतनब्बी भी दरी पढ़ी हमने, मकामात हरीरी, सबसे मुश्किल किताब, को पता ही क्या हालात हैं उसके। मुझे भी आज तक अगर पढ़ी तो एग्जाम तो दिया ही हमने, मुझे लगता है कि अभी 2-3 लाइन का तर्जुमा नहीं कर पाएंगे, तो भी दरी पढ़ी। अब एग्जाम के वक्त में होता है क्या, शशमाही में ज्यादा मसाइल पेश नहीं आते थे, सालाना में यहाँ पे जो बच्चे बहुत ही मशहूर थे बंक मारने में या जिनको पढ़ने में दिलचस्पी नहीं थी, वो भी बंदा बाज़ाब्ता पाबंदी से मोल से नहीं मिलता, तकरार भी करते थे। तकरार की भी अलग कहानी थी। क्या कहानी थी तकरार की? उस जमाने में मुझे पता नहीं अभी क्या रिवाज है, हमारे जमाने में पता कि जो बहुत शार्प या अच्छा मेहनती बच्चा था, जो पढ़ने में अच्छा, बोलने में अच्छा, वो रिवीजन कराता था। मान लीजिए किताब है, अब तो पहले वो पूरी किताब का रिवीजन होता था। हम लोग दरसगाहों में आधा घंटा बैठना बहुत होता था, लेकिन तकरार में 3-3 घंटा बैठते थे हम लोग। 3-3 घंटे का तकरार। और फिर जब तकरार मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद जो पुराने पर्चे हैं उनको हल किया था। तो वो करने के बाद क्या होता है कि एक कॉन्फिडेंस और एतमाद। शरा देखते थे? मेरा मिजाज शरा देखने का नहीं था। अच्छा। क्योंकि शुरू से अब सानविया में पढ़ने का फायदा ये होता है कि आप सानविया में जैसे पढ़ने लगेंगे तो असातिज़ा के दिमाग में चीजें बता देते कि शरा नहीं देखी, उर्दू शरा देखना ही नहीं था। तो मैंने खुद जो है कभी भी उर्दू में कोई पर्चा लिखा नहीं है वैसे। अच्छा, पर्चा भी आप अरबी में लिखते थे? अच्छा, अरबी में लिखने के मिजाज है ना कि अच्छे नंबर आते हैं, ज्यादा नंबर आते हैं। जमाने में 50 नंबर मैक्सिमम था जो अरबी में लिखते थे, और जो उर्दू में लिखते थे उनका मैक्सिमम 45 नंबर। सबसे ज्यादा नंबर आपका कब आया, किस साल में? पहले ही साल शशुम माह के सोम पोजिशन, शशुम बोलता हूँ, सोम दरसगाह है, सोम में सोम पोजिशन आ गई हमारी। कांग्रेचुलेशन, मुबारकबाद आपको। हमारा खिदर कश्मीरी साहब ने कहा पढ़ने वाला लड़का है,
और असातिज़ा बहुत मुतमईन नहीं थे मुझसे, लेकिन उन्होंने बस उसके बाद मेरी पोजीशन कभी नहीं आई, लेकिन बस नंबर 40 42 ऐसी रहा। यहाँ आपके जमाने में सबसे अच्छा कौन सा उस्ताद पढ़ा, किनका दर्स ज्यादा मकबूल था? होता है ना किसी लड़के कम जाते हैं, किसी डिपेंड करता था कि आप क्या पढ़ते हैं और आपको पसंद क्या है। मुझे जो ज्यादा दिलचस्पी थी वो अपने दर्शकों से दूसरे के दर्शकों में दिलचस्पी थी। मैं जब सानवी में होता था तो अलग अलग तलबा अलग अलग असातिज़ा को पसंद करते थे। कोई किसी की सख्त मिजाजी थी, पढ़ाने का अंदाज बहुत अच्छा था तो उसको पसंद करते। कोई बहुत नरम दिल और अच्छा पढ़ाने वाले। तो हमारे ज़माने में मेरे बड़े अजीज 2 उस्ताद होते थे, मौलाना खज़र कश्मीरी साहब, मौलाना सलमान बिजनौरी साहब, वो भी सानवी के उस्ताद थे। उसके बाद मैं पसंद करता था अच्छा पढ़ाने की वजह से मौलाना मुज़म्मिल साहब, बताइए नहीं। उसी टाइम मौलाना मुनीर साहब ने ज्वाइन किया था, शायद मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाया। मौलाना मुनीर साहब का मजाक बड़ा सख्त था और भी काफी अच्छा। मेरे ज़माने में मौलाना अहमद मरहूम साहब, वही नाजिम इंचार्ज थे सानिया के, बड़ी सख्ती के, तो अच्छी जिंदगी थी। उसमें तो उलिया में जब आए तो यहाँ पे तो स्टार हमारे एक उस्ताद होते थे, मौलाना सईद साहब आलम। अब वो इतने बड़े स्टार या उनकी सितारे की रोशनी सामने थे तो सभी फीके पड़ जाते, बाकी सारे सब अच्छे थे, मजा आता था पढ़ने। जो मुझे बहुत मजा नहीं आया था पढ़ने में वो है मिरास की किताब थी, मुझे भूल गया। अरे मिरास पे एक किताब पढ़ाते हैं ना यहाँ पे जी, तो वो किताब पढ़ते तो मुझे मजा नहीं आता था, उसमें हिसाब किताब सिराज शरह कायद भी मुझे इतनी दिलचस्पी से पढ़ी नहीं है। मैंने दिलचस्पी से पढ़ी है मकामात तहरीरी, कहानी में दिलचस्पी थी आपकी का अबू ज़ैद सरोजी की। वो थोड़ा किसी बहाने तो आदमी कुछ मजाक में कुछ जुमले। क्लासेस में हाजिरी कितनी देते थे आप? मेरी हाजिरी इतनी होती थी कि बस मैं इम्तिहान है बैठ जाऊं। खाना बंद रहा खाना तो खाना कभी बंद हुआ आपका? बहुत। किस लिए बंद हुआ खाना? हाजिरी की वजह से। हाँ, कभी नमाज में ताखीर, कितनी बार तो ऐसा हुआ है कि माशर मुन्नी साहब ने कहीं पकड़ लिया मुझे और आईडी कार्ड ले लिया। अच्छा। अब उसके बाद बोला कि डेली फजर में मिलो मुझसे। कहाँ पर बोलाते थे? मस्जिद रशीद में। अब डेली फजर में मिलना, तो हाजिरी कार्ड दे अच्छा, देते। दारुल का खाना भी बड़ा मशहूर है, बिरयानी भी मिलती थी हफ्ते में 3 दिन, अब तो 4 दिन मिलने लगी है महीने में। और तो आपको बिरयानी ज्यादा पसंद थी या वो रात में जो गोश्त? हमारे जमाने में जो है ना बिरयानी और तहरी वो मिलते थे एक एक करके, एक हफ्ते में बिरयानी खाते थे। कभी कभी 15 नहीं है, हफ्ते में नहीं मिलती ना वो बिरयानी, 15 दिन पे एक बार तहरी एक बार बिरयानी। तो बिरयानी ज्यादा मुझे पसंद थी, सादा बिरयानी, मुरादाबादी बिरयानी होती है। तहरी भी ठीक ही लगती थी, तहरी बहुत तीखी होती थी। उस टाइम चावल मिलता नहीं था दुकान में खाने को। बिरयानी कभी बेचा आपने अपना? बहुत खुराक कितने के बेचा था? बिरयानी कभी नहीं बेचा है मैंने, खाना बेचा है। बिरयानी क्या रेट था आपके जमाने में खुराक का? ख्याल से 6 रुपए होगा। 6 रुपए? हाँ, 4 रुपए में बेच तो फिर दिया। अपना बना के खाते थे? हाँ। क्या करते थे? देखिए होता यह था कि जुमरात के दिन जी, खुराक बेचने वाले बहुत होते थे। आइए थोड़ा बात करते हैं। आइए। तो जुमरात के दिन खुराक बेचने वाले थे जी जी, वो बहुत होते थे। वालेकुम अब अस्सलाम। मान लीजिए कि अच्छा, चल ले लेंगे फोटो ना कुछ देर में, कुछ देर सबर कीजिए। अच्छा ठीक, आप लेते रहे, फोटो लीजिए। और हाँ जुमरात के दिन सबको खाना बनाना था, हाँ तो अब खुराक बेच लिया उन्होंने। जी। उस दिन सस्ते में बेचना पड़ता था अच्छा, और आम दिनों में महंगे मिलता था क्योंकि कम बेचने वाले लोग होते थे। फिर आप शनिचर को, इतवार को, सोमवार को, मंगल को पढ़ाई आप, तो आप खाना कब बनाइएगा? तो बेच नहीं सकते। लेकिन जुमरात को आपकी पढ़ाई होती नहीं थी तो आप बेच सकते। आपने ये सब काम किया ही होगा जाहिर सी बात है। हमने 2009 की आप क्या कर रहे हैं? इफ्ता में है, माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो। हाँ, ये 2009 के फारिग हैं, मैं 2012 का हूँ इस वक्त। सुनते हुए जाने सोशल अरे बहुत शुक्रिया। एक साहब ने आपका फोटो डाला था, पता चला आप हैं यहाँ पे, देवबंद में आए हुए हैं शायद न्यूज़ कवर करने के लिए। जी जी, जो आज का कुरान था। सोहेल भाई, ये जो देख रहे हैं, जो पर्चे है ना, आपको चारों तरफ नजर आ रहे होंगे। मैंने तो इन पर्चों में बहुत आर्टिकल लिखा है, मैंने लिखना सीखा है इन सबसे। और इधर एक आईना याम है, उसका मैं एडिटर हूं, अल बयान का। आप किस पर्चा में लिखते थे? आपने कभी इन सबसे सबसे पहले मैं आपको व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ हाँ हाँ कि जो दरख्त के आसपास जो पर्चे दिख रहे हैं जी, ये वही पर्चे हैं, ये वही तजुर्बागाह है जहाँ से लिख लिख के लोग अदीब बनते हैं, कलमकार बनते हैं, किताबों को मुसन्निफ बनते हैं। आप उलमाए देवबंद की बहुत किताबें देखते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि देवबंद के जो उलमा हैं उन्होंने जितनी किताबें लिखी हैं और इतनी किताबें कहीं लिखी जाती हैं, लिखी जाती हैं। नो डाउट, अरबी और फारसी के बाद मजहबी इस्लाम का जो सबसे बड़ा सरमाया है वो उर्दू जुबान में है, और उसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है हमारे उलमाए देवबंद का है। हर मौजू पर, हर सब्जेक्ट पर उन्होंने किताबें लिखी हुई है। तो ये यही दीवार में ये सब ये नहीं है कि मुझे लगता है कम से कम यहाँ तो 200-250 पर्चे निकलते हैं। हाँ नहीं, मैं बताऊं, मतलब आप भी जानते हैं कि दारुल देवबंद में अंजुमन का एक निज़ाम है और कोई मुश्तरका अंजुमन नहीं है। मुख्तलिफ इलाकों के तलबा की अपनी अंजुमन होती है। तो बिहार वालों की अंजुमन, यूपी वालों की अलग अंजुमन, और बल्कि जिला वाइज है। तो जो यूपी बिहार वाला के तलबा बहुत ज्यादा होते हैं, तो बिहार में हर जिला की एक अंजुमन है,
कहीं 2-3 जिला की मिलाकर के एक अंजुमन है, यूपी में भी हर जिला के एक अंजुमन है, आसाम वालों के अंजुमन है। उसके अलावा जैसे एक मदनी दारुल मुताला है, तो ये तमाम लोगों के लिए मतलब इसमें बगैर इलाकायत की तफरीक के दारुल देवबंद के तमाम तलबा हिस्सा लेते हैं और सालाना उनका प्रोग्राम होता है। उनका जो पर्चा है ना अल बलाग, उर्दू में भी निकलता है और अरबी में भी निकलता है सुहेल भाई, करीब भाई, और बड़ा पॉपुलर है ये। अभी उन्होंने अफगानिस्तान के वजीर खारजा का दौरा हुआ मौलाना अमीर मुत्तकी खान का, तो ये स्पेशल नंबर उन्होंने निकाला अरबी में, ये उर्दू में। और एक और अंजुमन बहुत मशहूर है यहाँ जिसको सज्जाद लाइब्रेरी कहा जाता है, उसमें बिहार, उड़ीसा, झारखंड के तलबा शामिल हैं और उनका पर्चा निकलता है उर्दू में अल बयान और इधर अल फजीला, और उधर उनका भी वीकली निकलता है जो हर हफ्ता खबरों के लोग तज्जिया पेश करते हैं। जिला वालों की अलग अलग वो अंजुमन है, उनके अपने पर्चे होते हैं और लिखना यहाँ से लोग सीखते हैं। और देखेंगे दारुल देवबंद में लगातार इस तरह के पर्चे लटके हुए। तो आप किसमें लिखते थे? देखिए अल बयान का मैं भी एडिटर रहा हूँ। अब माशाल्लाह मुबारक हो आपको। पहले हमारे जमाने में फारूक आजिज खगड़ियावी साहब होते या उनकी कोई किताब भी है तकरीर की, थे। शायद किताब लिखी उन्होंने और हमसे ठीक पहले मुक़र्रिरीन हज़ार बड़े गुजरे। किताब का मुझे याद है सदा के नाम से, सदाए दिल या सदाए तकरीर, कुछ तो कहते हैं सदा आखिर, कुछ ऐसे करते हैं खिताब आखिर, खिताब आखिर। वो किताब वगैरह उनसे हमारे सीनियर होते थे, वो भी इसके एडिटर थे। तो मैं पहले लिखा और आप सोचिए आसान काम नहीं है हमारे जमाने में। अब तो कंप्यूटर आसान, पहले हाथ से लिखा जाता था ना, हैंड राइटिंग। हाथ से हमने सिर्फ आईना याम लिखा है। अच्छा, हमारे जमाने में कंप्यूटराइज आ चुका हो था। गया। तो आपके जमाने में हाथ से लिखा जाता था ऐसा कुछ? नहीं, होता ये था कि हम आईना याम हाथ से लिख करते थे और ये जो पर्चा था ये हम टाइप करवाते थे। तो मजामीन के इंतखाब, उसके बाद फिर उसको टाइप करवाना, पहले साफ दरी में लिखाना, फिर टाइप करवाना, फिर दोबारा, तो एक मुसलसल एक काम होता था। और इसमें कई सारे साथी होते थे हमारे, खासतौर पर जो तखस्सुस के होते थे साथी, वो होते थे। मोहिद्दीन साहब तो भी हमारे इंचार्ज थे। हाँ, और जो पहले सरपरस्त होते थे मोहम्मद आलम खलील अमीनी साहब है ना, उनसे पहले हमारा अशरफ अब्बास साहब है, उनसे पहले सरपरस्त होते थे हमारे मुफ्ती जफरुद्दीन मुफ्ताही साहब रहमतुल्लाह अलैह। दोनों अल्लाह को प्यारे हो गए। जिम्मेदार थे हमारे। और एक बात मैं आईना याम जो है, हाँ ये हाथ से तो लिखते थे हम लोग जी, लेकिन आईना याम में हमारी दिलचस्पी जो थी वो आर्टिकल लिखने की नहीं थी, कुछ दिलचस्प चीजें। तो हमारे जमाने में जो देवबंद की जो छोटी छोटी खबरें होते थे, मान लीजिए कि किताबों का कोई इनाम होगा या कुछ असातिज़ा घर चले गए हैं, वतन से आने वाले हैं या वतन चले गए हैं, छुट्टी हो गई है, तो इस तरह की चीजें डालते थे। कभी कभी दिलचस्प खबरें डाल देते थे, वीकली राउंड अप जो कुछ हो रहा है। अब एक और चीज बताता हूँ मैं आपको, मदनी दारुल मुताला और बज़्म सज्जाद दोनों एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन था। मदनी दारुल मुताला साइज के हिसाब से और रिसोर्सेज के हिसाब से बड़ा दारुल मुताला, बिल्कुल, और उनका जो सालाना मुकाबला तहरीर का उसमें पैसे ज्यादा मिलते हैं। बज़्म सज्जाद भी मुकाबला ज्यादा, मतलब उसमें बजट था नहीं, बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे तो बायसनेस हमारा, मुझे लगता है बज़्म सज्जाद में और जो अल बयान लिखता है, हम जो आईना याम लिखते हैं, उसमें ज्यादा ऑथेंटिसिटी होती है या जमीन से जुड़ी हुई चीजें। तो ये सब चीजें बड़ी खूबसूरत थी। ये तो बहुत ही खूबसूरत जगह है, गर्मियों का मौसम, यहाँ हमने जनाजे भी देखे हैं। और जनाजा की नमाज नहीं होती है ना जब भी किसी का, जनाजे की नमाज की है। और आप बताऊं मैं आपको, ये जो दीवार है, दीवार नहीं बल्कि ये जो दाखिला, बाबू दाखिला है, हाँ, तो बाबे कासिम, तो मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे साथी होते थे, वो टॉपर थे। हाँ, तो मान कभी थक गए तो उनके यहाँ आराम कर लिया। बड़ी प्यारी जिंदगी थी। इधर मतबख है, दरवाजे के ऊपर वो है ना एहतमाम, दारुल एहतमाम मोहतिन साहब जहाँ बैठते हैं। बहुत कम इत्तेफाक होता था, हम जाते थे बिल्कुल मोहतिन साहब के यहाँ। लेकिन हमें जो खौफ था यहाँ जाने में, वो था तालीमात ना जाओ बस। अच्छा, और वहाँ एक मुंशी होते थे, तो नाम भूल मुंशी असद साहब, इतना नेक दिल, अभी भी होंगे मेरे ख्याल से। हाँ, अभी वो दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया है। नेक दिल शरीफ कि वो आदमी जितना भी बड़ा मसला हो, इतने प्यार से आपको बताएंगे, चीजें हल कर देते, हल हो जाएगी। वो उनके पीछे जो बैठते थे अरशद मुनीर साहब, वो बड़ा खतरा, बड़े डेंजरस होते थे। नहीं होता खतरा, एक शक्ल तालिब थे वो हमारे उस्ताद, जाहिर से तरबियत का हिस्सा था। और वहाँ पे एक होता था मकतबा, तर्जुमान दारुल का ऑफिस, हाँ, जहाँ से माहनामा निकलता है। शशुम पंजुम से मैंने माहनामा दारुल में लिखना शुरू किया। कम से कम मेरे ख्याल से 20-25 हजार में लिखे माहनामा दारुल के लिए। तो वो अभी तो वेबसाइट में देखता हूँ, दारुल देवबंद के वेबसाइट में, उसमें जो अहम फारिगीन है फजला दारुल, उनके मज़ामीन का इंतखाब जो है, उसमें 4-5 मज़ामीन है मेरे, मुझे खुशी होती है। और उधर मौलाना गुलाम खलील अमीनी साहब पढ़ाते थे, तो इधर से हमेशा आते थे। हमने हमेशा मौलाना गुलाम साहब देखा आते हुए, पैरों में तकलीफ होती थी तो बहुत धीरे धीरे आते थे। और बहुत चाहे गर्मी हो सर्दी हो, वो ऊपर से एक शेरवानी पहन के आते थे। शदीद गर्मी में जब हालात खराब है तब भी शेरवानी पहन के आते थे। पहचान थी उनकी, है ना, जितनी गर्मी हो सर्दी हो शेरवानी पहन के बाहर है। सही बात है। और अदब वाले तलबा, मतलब अरबी अदब में उनका एक मकाम था।
देखिए ये जो जगह है अच्छा, आप बड़ी अच्छी अरबी लिखते हैं, उर्दू, मतलब आप ऐसे जर्नलिस्ट हैं ना कि आप उर्दू में भी स्टोरी करते हैं, अरबी में भी करते हैं और इंग्लिश में भी करते हैं। तो अरबी उर्दू आपने कहाँ से सीखा इतनी अच्छी? मतलब ये अरबी अलग होती है और सहाफत वाली अरबी अलग होती है। देखिए अलबलाग है जैसे मान लीजिए, हाँ हाँ, ये जो लिख रहे हैं अपनी सलाहियत में सबसे बेहतर लिख रहे हैं। जी बिल्कुल। मुझे लगता है कि कोई आसानी से इतना भी लिख पाए। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, गूगल ट्रांसलेशन अवेलेबल है, फिर भी ये बच्चे सब अपनी सलाहियत के मुताबिक लिख रहे हैं, सही, बेहतरीन लिख रहे हैं। अब कितनी तेजी से लिखा आपने। हाँ। अभी मान लीजिए अफगानिस्तान के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो आए हैं, उनको अगर इंडिया में आए हुए हलचल में तो 3-4 दिन, इनको ये 3-4 दिन ही पढ़ा चला होगा। सही। इनके पास आइडियाज आए, इन्होंने इतना लिख दिया। तो देखिए यहाँ पे जमीन और पानी और मिट्टी है कि आप सब बन सकते, चुनते क्या। अब मान लीजिए कि हमारे जमाने में इकरा पर्चा निकलता था, अब नए कदीम वाले शायद निकालते थे। अच्छा, तो यहाँ पे आया तो हम लोग उसको बहुत अच्छा लगा पढ़ने में। हमें लगता था कि भाई एक अखबार में जुमला है, उसका उर्दू तर्जुमा ये है, तो बहुत फैसिनेट करता था। तो वो पढ़ना शुरू किया, तो उसके बाद शौक हो गया। उर्दू भी बहुत मुताला यहाँ शोबे कंप्यूटर आपके जमाने में था? जी जी था, कंप्यूटर सिखाया जाता है उधर, और उसकी बहुत फैसिनेशन होती थी। हमें लगता था कि भाई पढ़ के कंप्यूटर सीखेंगे, उसके बाद हम लोग किसी ऑफिस में बैठ काम करेंगे। तो मौका ही नहीं मिला हमें सीखने पढ़ने का, लेकिन वो अंग्रेजी का शोबा भी हमारे जमाने में। अच्छा, मैं आप सबको बताऊं कि ये जो तारीख क्या है, हमारे पीछे जो आप इमारत देख रहे हैं, ये दारुल उलूम देवबंद की सबसे पुरानी और मरकजी इमारत है। और मीडिया में या गूगल पर सबसे ज्यादा जो दारुल उलूम की तस्वीर आती है, जिसको आइकॉनिक फोटो बोलते हैं, तो यही बिल्डिंग है। और इसका जो सामने वाला हिस्सा है, चूंकि मैं इधर नौदरा में, और 9 दरवाजे, और इसकी तारीख है कि दारुल उलूम देवबंद के अहम जिम्मेदारों में और फाउंडर में से एक थे मौलाना याकूब नानोतवी। तो एक्चुअली क्या था कि दारुल उलूम देवबंद तो पहले कहीं और कायम हुआ था। मशहूर है कि एक अनार का दरख्त था और वहाँ मौलाना महमूद हसन देवबंदी और शेखुल मौलाना महमूद हसन बैठे। तो उस्ताद का नाम भी महमूद और शागिर्द का नाम भी महमूद, और यहीं पर एक मस्जिद छत्ता है, वही बुनियाद पड़ी थी अनार के दरख्त के नीचे। फिर जब ये ख्याल आया कि एक इमारत बननी चाहिए, तो इमारत की बुनियाद कहाँ पर डालनी है, कहाँ पर संगे बुनियाद रखी जाए, फैसला करना मुश्किल था। सारे लोग हैरान थे। तब मौलाना याकूब नानोतवी ने ख्वाब देखा कि एक जगह है जहाँ पर 9 निशान पड़े हुए हैं, तो वहीं पर दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी गई और 9 दरवाजे बनाए गए। और एक तरह से बताया गया कि उनको ख्वाब में आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि कहाँ बुनियाद रखनी, इसलिए दारुल उलूम देवबंद को इल्हामी अदारा माना जाता है। इसी तरह यहाँ पर एक कुआं है, उसकी भी तारीख जुड़ी है, इस कुआं की तारीख और इस कुएं की तारीख क्या है, अभी बंद है, हालांकि पानी अभी भी निकलता है। दारुल उलूम देवबंद के अकाबरीन में से एक थे मौलाना रफीउद्दीन साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू। तो उन्होंने ख्वाब देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है और इस कुएं से दूध निकाल कर वो तकसीम कर रहे हैं और लोग आ रहे हैं, दूध पी रहे हैं। तो जब ये ख्वाब उन्होंने बयान किया तो उसकी ये ताबीर सामने आई कि दारुल उलूम देवबंद में जितने तलबा पढ़ेंगे उन तमाम को दूध पिलाया गया और वो एक तरह से दारुल उलूम देवबंद के वो तलबा बनेंगे। कि ये ख्वाब है और इस तरह की उसकी ताबीर की गई। आपके जमाने में क्या इस कुएं की अहमियत थी या किस तरह का? देखिए हमारे जमाने में गेस्ट बहुत आते थे, विजिटर्स, मेहमान, और बहुत फ्री मूवमेंट था। इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे कि कोई आ नहीं सकता, क्योंकि अब इतनी ज्यादा चीजें खराब होती है ना, पॉलिटिकली इतना वोलेटाइल सिचुएशन है। दारुल उलूम देवबंद एक बहुत सेंटर पॉइंट पे। पहले जमाने में गेस्ट आया तो गेस्ट बड़े अकीदत से यहाँ पीते थे। मैं आपको चीजें समझाता हूँ। हम यहाँ पे दर्स निज़ामी पढ़ रहे, बगल में क़िरात की दर्स गाह, उस टाइम क़िरात कारी जो बच्चे होते थे ना, हर जगह बैठ के क़िरात प्रैक्टिस करते रहते। तो हमें बड़ी तकलीफ होती थी, कुछ जोर से पढ़ते तो हमें ज़हमत होती थी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमें लगा कि क्या कर रहे हो, हम लोग हमेशा आते कि क़िरात के बच्चे यहाँ चले जाए। अच्छा, अब एहसास होता है कि क़िरात के बच्चे जो अल्लाह रसूल की, तो हम वहाँ बंद करते हैं क़ाला रसूलुल्लाह वाला, हदीस में क्या कहा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये क़िरात। तो एक जो एक तस्वुर है ना अल्लाह उसके रसूल की बात और उसकी सदाएं गूंजना, वो परफेक्टली यहाँ फिट बैठता है। मैं वो छोटी चीज बताता हूँ। इसके पार अभी जो नई इमारत बनी है दार जदीद, हाँ, उससे पहले जो इमारत थी वो कदीम, उसका भी नाम दार जदीद, दार कदीम था। अच्छा, दार कदीम जदीद नाम था उसका। अब बताइए वो जो इमारत थी ना, वो बड़ा जबरदस्त, वो मुझे छत की ढलाई नहीं थी, उसमें भी ईंटें लगे हुए थे ऐसे, तो मुझे 100 नंबर मिला था। अच्छा, यहाँ क्या ना इलाका वाइज भी लोगों के रूम होते थे। अच्छा, कि कौन किस एरिया, नंबरात के एतबार से रूम मिलते थे? नंबरात के हिसाब से रूम मिलते थे, लेकिन जदीद और इस बिल्डिंग में नहीं मिलते थे। नंबरात के हिसाब से कुछ चुनिंदा रूम, जैसे मान लीजिए जिस रूम में 10 बच्चे रहने, उसमें क्या नंबर के साथ। हाँ, तो जो सिंगल रूम यहाँ बहुत सारे बने नीचे सिंगल रूम बाबू जाहिर में, यहाँ पे मतबख में, इधर बहुत सारे टॉप नंबर लाइए, बेस्ट रूम मिलेगा। मुझे लगता है सबसे बेस्ट रूम इसी में एरिया में। हाँ, जो सिंगल रूम, सिंगल रूम सीटर है और ठंडा। उसके बाबू जाहिर में रवाक़े खालिद होता था हमारे ज़माने, पता नहीं हाँ अभी भी है रवाक़े खालिद भी, 2 पार्ट में, पुराना एक नया, फैंसी एकोमोडेशन में आता था। जो बच्चे अच्छा नंबर लाते हैं उनको मिलता था। अक्सर मैं भी ज्यादा खालिद, हमारे दोस्त होते थे पढ़ने लिखने वाले, तो कभी नहाने चले गए। तो दार जदीद की बात आता हूँ आपको, जिस जगह हम रहते थे 100 नंबर में, शुरुआत में आए तो रहने लगे थे, तब तक शायद मुझे अलॉटमेंट नहीं मिली थी। तो मैं इजाफी, आपको बताना भूल गया, एक लफ्ज़ होता है इजाफी शख्स जो है, हम किसी रूम में है, इजाफी है। तो अब उसमें क्या आपको नहीं मिलेगा, आपको लॉक करके जो मिलता है, अलमारी मिलता है, वो नहीं मिलेगा। अच्छा, वो नहीं मिलेगा, है ना, वो जो फैसिलिटी होती है। तो रोटी अपने डब्बा में चावल लाना, शोरबा लाना, रोटी लाना, और फिर उसमें कुछ जुगाड़ लगाना, प्याज के तड़के लगाना, सब बैठ के हम लोग वहीं करते थे। गैस खरीद के लाना, तो बड़ा
खूबसूरत है। उस जमाने में मदनी गेट के बाहर बहुत चहल पहल होती थी, और बाबर कासिम के बाहर की चहल पहल नहीं थी, अभी भी चहल पहल नहीं होती। बहुत पहले से नहीं है, पहले इधर होता था। हाँ। इधर का पहले सैदिया होटल फेमस था उधर। एक और चीज, आपने गेट की बात की, दारुल देवबंद में कुल 4 दरवाजे हैं जो मेन कैंपस है, और इन चारों गेट की खुसूसियत है कि एक गेट से दूसरा गेट नजर आता है आमने सामने। तो बाबे कासिम है ना, तो इसे बाबा जाहिर नजर आता है, और इधर मदनी गेट से जो बाबे मेराज है। और हर गेट पर कोई ना कोई इमारत बनी हुई है। जैसे मदनी गेट है उसके ऊपर मौलाना अब्दुल खालिक मदरासी साहब की रिहाइशगाह है। ये जो अच्छा रूम वही है ना, ये जो हमारा बाबे कासिम है जिसके ऊपर दारुल एहतमाम है, और उधर जो वो मेराज गेट है तो उसके ऊपर भी शायद वो साथ ही रहते हैं। नहीं, एक खत्म नबूवत की ऑफिस है, शेखुल हिंद एकेडमी है, जहाँ मजमून निगारी सिखाई जाती है। कह लीजिए दारुल देवबंद का वो जर्नलिज्म का शोबा है, डिपार्टमेंट है, जहाँ मजमून निगारी सिखाई जाती है। तो ये अहमियत है। और दारुल देवबंद तो बहुत बड़ा हो चुका है। पहले यही मेन और मरकजी कैंपस इमारत था। अजीम शान लाइब्रेरी बनी है जिसमें नीचे दारुल हदीस से 1200 बच्चे दारुल हदीस शरीफ में पढ़ते हैं, ऊपर ऑडिटोरियम बना है, और लाइब्रेरी अभी इधर से उधर शिफ्ट नहीं हो सकी, लेकिन होना है। मस्जिद रशीद शानदार इमारत है। इससे अच्छा सुनाता हूँ, मैं याद है हमारे जमाने में, इतना जमाना पुराना नहीं हमारा, लेकिन तब भी पीछे थे हम लोग। एटीएम का रिवाज शुरू हुआ था, लेकिन बच्चों के पास एटीएम होता नहीं था, तो मनी ऑर्डर से पैसे आते थे। अच्छा। एक बहुत ही मोटा सा कोई पोस्ट ऑफिस का बंदा था, मुझे लगता है उसकी ड्यूटी ही लगती थी। तो वो इतना मनी ऑर्डर हाथ में निकालता था, और वो चढ़ने वाला सीढ़ी पर सेकंड फ्लोर तक उसको चढ़ने की सलाहियत नहीं थी, इतना पेट था उसका। तो वो आवाज लगाता था, 100 नंबर फुला फुला, 100 नंबर फुला फुला। अब सुनिए, आप उसको पैसा देगा, आपको मनी ऑर्डर के नीचे 1-2-4 लाइन घर की तरफ से लिखा है, अच्छे से खर्च करना, मोहब्बत वालिदैन की तरफ से। अब वो बोलता है बख्शिश। अब अगर मेरे पास 5 रुपए आया है तो मुझे 2 रुपए 4 रुपए 5 रुपए बख्शिश देना क्या है? तो बख्शिश देने का जरूर मुझे अचानक से याद आया कि पूरे घूमते थे, और ये तो वो घूमते थे, घूमने का मिजाज था। फजर की नमाज में हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब उठाने आते थे जी। अरशद मदनी साहब का दबदबा देखिए आप। पहले एक बार कोई उठा के चले जाते थे, कोई ना कोई स्टाफ के लोग, उसके बाद अरशद मदनी एक आवाज देते थे, भाई मदनी गेट से और एक यहाँ से, और यकीन मानिए ऐसा लगता जलजला आ गया। किस तरह आवाज लगाते थे जरा सा? अरे वो कमरे के नंबर 100 नंबर फुला फुला, जोर से बोलिए। मिमिक्री नहीं कर सकते। तो अब नहीं, बड़ा मशहूर था उनका कि वो देख के सब भागते थे। अब होता था कि मुझे अगर मान लीजिए कोई बंदा सोया हुआ भी है तो उठ जाएगा, सिर्फ आवाज से नहीं। पहले अगर आवाज से नहीं उठा तो ठीक, अगर आवाज से नहीं उठा है तो अब लोगों के दौड़ने की आवाज से। अच्छा। अगर पकड़े गए उसने, क्योंकि हजरत मौलाना मेरे ख्याल से नमाज से 5-10 मिनट पहले आते, उनका क्या है 15 मिनट पहले पहुंचो, वजू बनाओ, तशफ्फी से नमाज पढ़ो। फजर की नमाज में बहुत जोर लगाते थे। फजर की नमाज में अगर किसी ने पढ़ ली तो मेरे ख्याल से फिर चावक की नमाज को क्यों छोड़ेगा। अच्छा सुहेल भाई, दारुल के जो तलबा चाय बहुत ज्यादा पीते हैं, तिहारी भी खाते हैं, बिरयानी भी खाते हैं, तो आप चाय पीने कहाँ ज्यादा जाते थे? चाय तो हाफिज जी के यहाँ, ये जो हाफिज जी के यहाँ एक मसला है। हाफिज जी के यहाँ चाय हम लोग ज्यादा पीते थे जब हम सालाना इम्तिहान थे। अच्छा। ये मेरे बैठने की जगह थी, लेकिन यहाँ बहुत भीड़ होती थी। ये बहुत एग्जाम के जमाने में ज्यादा भी। अच्छा भाई, एक एग्जाम के टाइम पे भीड़ होती थी कदीम मस्जिद में। हाँ, कदीम मस्जिद में छत खुली हुई थी। अच्छा। तो 9-9:30 बजे के बाद शदीद गर्मी होती थी, तो पंखा चलता था। 12-1 बजे चलता था या 11 बजे, मुझे याद नहीं है। तो मौसम ठंडा, तो पीछे से हम लोग चाय वहां से पी लेते थे। अच्छा, दरवाजा खुला रहता था। कोई लॉयल्टी नहीं थी हाफिज जी के यहाँ चाय पीने की। हाफिज जी के चाय पीने का निजाम जो था इतना ज्यादा नहीं था। चाय फिर उसको कई दुकानें खुल गई, चाय हम लोग उधर पीछे भी पी लेते थे, वो डिपेंड करता है। फिर यहाँ पे कोई आजमगढ़ आए थे साहब, उन्होंने कचौड़ी पूरी बनाते थे, हम लोगों ने बहुत नाश्ता किया उनके यहाँ जाकर। वो बड़ा था मेरे साथ, है बंद हो गई वो कचौड़ी वाली दुकान। अच्छा, वहाँ मुफ्ती राशिद साहब के वो भाई है ना, रिश्तेदार हैं, वो बंद हो गई। अच्छा वो चले गए, दूसरे आए हैं। जी जी, तो ये सब चीजें हैं जी। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। जी। तो ये सब चीजें। अच्छा, आपने कभी वजीफा लिया है यहाँ से? हाँ, अरे लाइन में लग के लेते थे, बहुत मिलता था वजीफा। अल्लाह का शुक्र है। आपको कितना मिलता था वजीफा? यार देखिए, मुझे बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप यूट्यूब पर सुनते थे, जज़ाकल्लाह। 70 रुपये वजीफा था ना, अल्हम्दुलिल्लाह। 70 रुपए वजीफा मिलता था आपको? लेकिन वो वजीफा में मजा नहीं आता था। नंबर अच्छा आने पे जो पैसे मिलते थे, नंबर आने पे तो पैसा? जी, नंबर आने पे, सॉरी पोजीशन आने पे, हाँ, पोजीशन आने पे, पोजीशन आने पे पैसे मिलते थे। और एक और चीज होती थी यहाँ, उसको बोलते हैं किताबों का जलसा। हाँ, वो जो इनामी जलसा, वो बड़ा दिलचस्प होता था। जी। मुझे जो पहली बार किताबें मिली तो मुझे उठाया नहीं जा रहा था भाई, तो मुझे लगा कि मैं ज्यादा ही काबिल हूँ। फिर जिसने अव्वल पोजीशन लगी तो वो भाई को 5 लोग चाहिए किताबें ले जाने की, इतनी किताबें मिलती थी, ऊपर से नीचे तक उसका किताबों का रिवाज था भाई। यहाँ पे दारुखाने के लोग, दारुल के लोग किताबें भर भर के देते थे इनाम से, तो बड़ा खूबसूरत निज़ाम होता था। आपको 2-3 चीजें मैं बताता हूँ। जी बताइए, क्या है? से नमाज पढ़ने आप जा रहे हैं तो ये कदीम मस्जिद के पीछे जी दरबान में जो बैठते थे बड़े ज़ईफ पुराने, और कोई ऐसा वो होता नहीं था निज़ाम, बड़ा
अभी जैसे आया हूँ ना, तो ऐसा लग रहा है कि मेरा जो उस वक्त का सुहेल है, हाँ वो कभी यहाँ बैठा है, मैं उसको महसूस कर सकता हूँ और देख सकता हूँ उसका लिबास, उसकी बातचीत, उसके सोचने का तरीका। हम लोग उधर चलते हैं सामने वाले हिस्सा में। तो एक और चीज बताता हूँ, ये मेरा फेवरेट राहदारी है। अच्छा ये मैं इधर से आने जाना पसंद करता था, मुझे थोड़ा सा नहीं नहीं इधर इधर ये मुश्किल लगता था मुझे। अच्छा ये मुश्किल लगता था, इधर क्या लगता था मुश्किल? पता नहीं, अब कहते ना आदत, हाँ तो बस ये था। ऊपर मौलाना अमीनी साहब पढ़ाते थे, वहाँ अमीन आलम खलील अमीनी साहब की तरफ से आती है ना। मरहूम। हाँ यहाँ और इस पूरे इलाके में जी जो पढ़ाई मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेट करती थी वो तखस्सुस इल्म। अच्छा और अदब हदीस वो थे। और एक और हमारे उस्ताद थे अरबी, हम लोग को मकामात भी पढ़ाई उन्होंने, बहुत बारीक बोलते थे वो, तो नाम भूल गया ये तो पता ही है आपको। दारुल हदीस, मैं इधर से कभी नहीं आया हूँ। नहीं दारुल हदीस आगे है। Sorry, हाँ, ये अरबी पंजुम की दरसगाह है, यहाँ अंजुमन भी लगती थी। जी जी, यहाँ आपको चीज बताऊँ, दारुल हदीस है, ये पुरानी दारुल हदीस है हमारी, है ना। यहाँ मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह। आपके जमाने में मुफ्ती साहब ही शेख हदीस थे या मौलाना नसीर शेख नसीर खान साहब थे? अच्छा, अब्दुल हक साहब बने थे और फिर बीमार पड़ गए, ओह, तो ऑन ऑन ऑफ मुफ्ती सईद अहमद पालनपुरी साहब। सईद साहब ने ना पहले 2-3 सालों में कभी पढ़ाया, कभी किसी ने पढ़ाया से कभी। हाँ मैं देखिए, यहाँ पहली जो सफ है ना, जी जी वो नंबर से वो अलॉट होती है पढ़ाता, लेकिन वो जिसको अलॉट हमें क्या लेना, तर्जमान का एक हो रहता था। तर्जमान का एक वो अपना है, हमारा तर्जमान हमारे लोग, फिर हमारी सीट वो पीछे हो गई, हम 2-4 लोग थे, हमें दो पाली इबारत खानी करते थे आप? इबादत खाने की हिम्मत ही नहीं हुई, वो अपना वाला ब्रीड है इबादत पढ़ने वाली। इबादत पढ़ने का कभी इबादत खाने की नहीं मैंने। चशुम पंजुम में आप इबादत खाने करने का मसला नहीं है, यहाँ तो माइक से बात खाती हाँ माइक से बात होती है, गलती अगर हो गई और एक भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और एक और ये जो है बहुत तारीखी जगह है, सारे प्रोग्राम यही हुए, सारे तकरीर पुराने मैंने यही सीखी, निजामत मैंने यही किया, तो बड़ा अच्छा निजाम था। और बड़े बड़े उलमा ने यहाँ मुनाजरा, अरे मुनाजरा आपको पता है? मुनाजरा भी इसमें होता है। मुनाजरा में तलम्मुस तय क्या ना, यहाँ सारे उलमा ने और काबिलीन ने। इस दरसगाह में मैंने भी पढ़ी है, शशुम की दरसगाह थी, अरबी शशुम की, और मेरा जो सफर शुरू था यही से हुआ था, हिदायत शरीफ और जितनी किताबें अरबी शशुम में। यहाँ इस पास ना कुछ मुनाजरे के भी, और उस साइड में मुनाजरे का शोबा था। और ये तो आप देख ही रहे हैं, सबसे अच्छी चीज पता है क्या हुई यहाँ पे, कि इन्होंने दरवाजों को नहीं तोड़ा है, नहीं तोड़ा मुझे है लगता है कि ऐसा निजाम बनाना चाहिए कि दरवाजे रहें हाँ। और इमारत कनेक्ट हो जाए, बिल्कुल। क्योंकि मुझे तो लगता ये है कैंपस तो है कनेक्ट एक तरह से, हाँ। जो उधर वाला है ना वो नहीं कनेक्ट हो सका है। क्योंकि आप देखिए दारुल देवबंद बहुत बड़ा हो चुका है, पहले यही इरादा था। ये जो आप दारे जदीद कदीम की इमारत थी, अब ये तोड़कर नई इमारत बनी है दारे जदीद, और माशाल्लाह सीमेंटेड बेड बन गया है, हर तरह की फैसिलिटी है। और उस तरफ एक है शेखुल इस्लाम मंजिल, जिसमें काफी कमरे हैं। उसके पहले एक और है आजमी मंजिल, शायद उसका शेखुल हिंद मंजिल नाम है। और फिर उससे आगे एक दारुल कुरान है, वहां भी तलबा रहते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं। और ये देखिए मिराज गेट से गेट बिल्कुल सामने है, और ये दारुल उलूम देवबंद का जो आइकनिक बिल्डिंग है, सिंबॉलिक इमारत है। यहाँ पे एक फवारा होता था पहले, हाँ शायद वो हटा दिया गया है, ये फवारा था। और जैसे भी है इमारतों को देख कर अंदाजा लगता है सफाई और बागीचा। ये देखिए यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो जिम्मेदार हैं, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे, सबकी अपनी अपनी खुसूसियात है। मौलाना खालिद मदरासी साहब जो हैं, वो भी उनकी जबान जो है कितनी लच्छेदार होती है, बहुत शानदार। और हम लोग चाहते थे कभी वो खुल जाए, तो जब खुल जाए तो बड़ी दिलचस्प बातें करते थे। अब वो उस आदमी का एक विजन देखिए, टू बिल्ड द कैंपस, कितना खूबसूरत उन्होंने बनाया। अभी मेरी बात हुई थी सुबह में, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ खूबसूरत नहीं, बहुत ही सस्टेनेबल इमारत है, गर्मी ज्यादा ना हो, ठंडी ज्यादा ना हो, पानी का पूरा इंतजाम हो, और कितनी हाइट पे बनाया, बहुत खूबसूरत भी है। 300 साल उम्मन कोई भी इमारत बनती है ना, तो उसकी जो सस्टेनेबिलिटी होती है वो 100 साल की होती है, बट इन तमाम इमारतों की जो वो है एक लाइफ है वो 300 सालों की है। तो अपने आप में ये बहुत ज्यादा अहम बात है। जो मस्जिद रशीद उन्होंने बनाई है, उनका जो दिमाग है उसमें उन्होंने ताजमहल का नक्शा लिया, हुमायूं के मकबरे का नक्शा लिया। तो मिला कि हज़रत बड़ी खूबसूरत यादें हैं। आके आज मुझे एहसास हो रहा है कि देखिए ये वाली जगह है मेरी। अच्छा आप इधर रहते इसी थे? दरवाजे से नहीं जाता था। अच्छा। और बहुत पतली सीढ़ी है यहाँ पे, और यहाँ पे फवारा जो चलता था, और जो सड़क थी वो तारकोल की बनी हुई थी जी। और आज जो है ये सड़क जो है फिलहाल तो आप देख ही रहे हैं किस चीज की? अच्छा तारकोल की सड़क बनी हुई थी ना, और ये पीछे हम लोग क्रिकेट खेलने जाते थे। बाबा जो साहब आगे जगह है अब जहाँ पर वो हाँ। कैंपस बन गया है। क्रिकेट खेलते थे मेरे ख्याल से, अगर मान लीजिए एक क्रिकेट ग्राउंड जो भी आम सा होता है उसके आधी जगह है, और कम से कम 25 टीम क्रिकेट खेलती थी, 25-30 और सब लोग भयानक खेलने वाले, और किसी को अगर लग गए ना गेंद तो हॉस्पिटलाइज। इनका भी ऐसा हुआ नहीं, उन्होंने 2-3 साल क्रिकेट खेले तो मजा ही आता था। अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया कि यहाँ पे रमजान का जो माहौल है ना, वो बड़ा खुशनुमा होता था। रमजान में रहे आप कभी यहाँ? हाँ, एक बार जब क्या माहौल था रमजान में यहाँ का आपके जमाने मैं में? रमजान में तो नहीं आया, लेकिन 20-25 रमजान को आया था ना। एक तो बेहतरीन खाना मिलता था यहाँ, बहुत जायकेदार, चावल और दाल गोश्त और रोटी भी। उसके अलावा इफ्तार का इंतजाम होता था मस्जिद रशीद में, तो वो
वो एक अच्छा लगता था। और यहाँ पे जो है तरावी हो रहा है कि बड़ा अच्छा नज़म था, पूरे बहुत रूहानी माहौल होता था। और फिर पूरे रोजे जी। जो है लोग यहाँ पढ़ाई का माहौल, क्योंकि उसके ईद के फौरन बाद दाखिले का निज़ाम था। तो बड़ी खूबसूरत जिंदगी है यहाँ की। और जैसे आज हम लोग यहाँ पे आए, मुझे लगता है आपको भी एक कहते हैं ना एकदम 15 साल पीछे जिंदगी दौड़ गई, समझिए। तो एक बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल। और आपने भी बात करके और जो गुफ्तगू आपने शुरू की, तो वो भी एक दिलचस्प गुफ्तगू। बिल्कुल, ये दारुल उलूम देवबंद है, मादर इल्मी है और एशिया की अजीम दरसगाह भी है। हसीन यादें यहाँ से जुड़ी है और दारुल उलूम देवबंद का जो फैज है पूरी दुनिया में पहुंचा है। एक बड़ा मशहूर शेर यहाँ के पुराने का कि शाख फकीरी के आगे शाहों के महल झुक जाते हैं। और हम जैसे कितने लोगों ने यहाँ से इक्तिसाब फैज किया है, पूरी दुनिया में यहाँ के पैगाम को पहुंचाया है। और आज भी यहाँ आने के बाद एक अलग सुकून महसूस होता है। यहाँ की फिजाओं में इल्म है, रोशनी है और इसको इल्हामी मदरसा भी कहा जाता है। और इस इदारे की तारीख मौका ब मौका मैं बताता भी रहता हूँ। और आज भी मैंने सुहेल भाई से बातचीत भी की, उनकी यादें क्या हैं, उनके जमाने की बात क्या है और अब के क्या हालात हैं। और अगर आप दारुल उलूम देवबंद को पहले से जानते हैं तो मुझे बताइए, नहीं जानते तो बताइए। अगर दारुल उलूम देवबंद की तारीख के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो उसके हवाले से भी लिखिए। देवबंद एक इल्मी तारीखी जगह है। और मुझे दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।